दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए एक अच्छी खबर है। कोरियन ड्रामा वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हम एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। आपने हमारे पुराने वीडियो को जितना प्यार दिया, उसी प्यार की वजह से हम अब एक नए चैनल पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जहां आपको हफ्ते में 2 दिन नए और पुराने हर तरह के कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलेंगे। तो तुरंत जाएं और हमारे नए चैनल कोरियन ड्रामा हिंदी को चेक करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, हर हफ्ते नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। कैसे सैकड़ों मामले हैं जहां स्वार्थ सिद्धि के लिए तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाले लोग किसी बच्चे या आम इंसान को बलि देते हैं। ऐसे अनेक सच्चे घटनाक्रमों पर आधारित है हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम निंग को देखते हैं। वह ब्रोकर टॉम के साथ अपने किराए के पुराने फ्लैट को देखने आई है, जहां कुछ दिन पहले किराएदार चले गए थे। फ्लैट की हालत बिल्कुल खराब है, चारों ओर गंदगी फैली हुई है और फर्नीचर भी खराब हो चुका है। टॉम बताता है कि ऐसी क्षति के लिए वह किराएदारों के खिलाफ केस कर सकता है, लेकिन वकील का खर्चा ज्यादा होगा, इसीलिए वह खुद मरम्मत करवा लेना ज्यादा फायदेमंद समझता है। इस फ्लैट का किराया निंग के होम लोन की किस्त चुकाने में मदद कर रहा था, लेकिन फ्लैट की हालत देखकर वह बहुत चिंतित हो गई। तभी टॉम उसे सलाह देता है कि वह इस घर की मरम्मत करवा ले, और अगर वे लोग यहाँ आकर रहने लगे और उनका बड़ा घर किराए पर दे दिया जाए तो महीने में 70 से 80 हजार रुपए तक किराया मिल सकता है। निंग बताता है कि वह बड़ा घर उसका खुद का नहीं है, वह तो उसके पति का है। असल में निंग अपने पति क्वीन और 7 साल की बेटी के साथ उसी बड़े घर में रहती है। घर क्वीन का है और क्वीन इस घर को किराए पर देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। फिर भी निंग बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह परिवार अच्छा है, वे डॉक्टर हैं, क्वीन उनसे एक बार बात कर ले, अगर वह चाहेगा तो वे किराया देंगे, नहीं तो निंग जोर नहीं देगी। क्वीन उसकी बात मान जाता है। इसके बाद निंग किराएदारों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, लेकिन उसी दिन उसका एक नौकरी का इंटरव्यू था, इसीलिए देर हो रही थी। निंग क्वीन को फोन करके कहती है कि वह घर पर जाकर उनसे अकेले बात कर ले, लेकिन क्वीन सीधे कह देता है कि वह घर किराए पर नहीं देना चाहता। फिर भी निंग उसे मनाकर फिर से राजी कर लेती है और कहती है कि वह आकर उन किराएदारों से बात करेगी। काम खत्म करके बेटी को साथ लेकर निंग घर लौटती है। घर में प्रवेश करते ही वह सुनती है कि क्वीन किराएदारों से बात कर रहा है। वहाँ एक शालीन महिला क्वीन को एक किताब देते हुए कह रही है, ये तुम्हारी मदद कर सकती है और जब मैं यहाँ आऊंगी तो हमारी और बात होगी। निंग को देखकर टॉम किराएदारों का परिचय कराता है। ये नुच है और यह शालीन महिला नुच की माँ रात्रि है। नुच एक डॉक्टर है और उसकी माँ भी कभी डॉक्टर थी, लेकिन अब वे रिटायर हो चुकी हैं। निंग का घर उनके लिए यह जगह बिल्कुल उपयुक्त होगा, इसीलिए वे जानना चाहते हैं कि वे कब से यहाँ रह सकते हैं। निंग कुछ जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसे यकीन नहीं है कि क्वीन वाकई घर किराए पर देगा या नहीं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से क्वीन खुद ही बोल पड़ता है। 1 महीने बाद से वे यहाँ किराएदार के रूप में आ सकते हैं। ये सुनकर निंग पूरी तरह हैरान रह गई। 1 महीने बाद सामान समेटकर वे घर खाली कर देते हैं और चले जाते हैं। उनके घर के पास एक सज्जन महिला रहती है, जिनका नाम फॉर्म है। घर छोड़कर जाने से पहले निंग फॉर्म को बता देता है कि अगर किराएदारों से कोई समस्या हो तो वे उसे जरूर उसे बताए। अब वे पुराने फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। आज उनकी बेटी इंग का जन्मदिन है, इसलिए एक साथ केक काटने के बाद वे उसे एक गिफ्ट देते हैं, लेकिन इंग को वह पसंद नहीं आता। इंग ने अपनी माँ से एक अलग गुड़िया की मांग की थी, लेकिन निंग बताता है कि वह गुड़िया उसने बहुत तलाश की, पर अब वह बाजार में उपलब्ध नहीं है। बाहर कमरे में निंग ने ध्यान दिया कि क्वीन के हाथ में रात्रि ने जो किताब दी थी वह अभी भी है। क्वीन कहता है कि यह उनके कारखाने की मैकेनिकल मैनुअल है। निंग ज्यादा बात नहीं बढ़ाती, बल्कि उसकी बात मानते हुए इस घर में शिफ्ट होने के लिए क्वीन का धन्यवाद करती है। बात करते करते अचानक निंग की नजर क्वीन के सीने पर एक अलग तरह का निशान पड़ती है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्वीन बताती है कि एक दिन बॉस के साथ ड्रिंक करते हुए उसने यह टैटू बनवाया था। निंग इस बारे में और कुछ नहीं पूछती। अगले दिन निंग कुछ सामान लौटाने के लिए अपने घर जाती है। अंदर जाते समय निंग को देखकर कोई जल्दी से पर्दा खींच देता है, जो उसे बहुत हैरान करता है। फिर भी वह सीधे स्टोर रूम की ओर जाती है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। निंग देखता है कि नुच की गर्दन पर भी वही निशान है जो उसने कल रात क्वीन के सीने पर देखा था। नुच से निंग पूछती है कि क्या उसकी कोई चिट्ठी आई है। तब नुच अंदर चिट्ठियां लेने जाती है, और आश्चर्य की बात यह है कि थोड़े समय के लिए अंदर रहते हुए भी नुच अंदर से दरवाजा बंद कर देती है।
तब पास के घर से आंटी फॉर्म निंग को संदेश भेजती है कि जाने से पहले उनसे आकर मिलना। नुच लौटती है तो पता चलता है कि निंग की सारी चिट्ठियां उसने अपने लिए समझकर खोलकर देख ली हैं। ये निंग को पसंद नहीं आता, लेकिन वह कुछ कहे बिना घर छोड़कर फॉर्म से मिलने जाती है। फॉर्म बताती है कि यह माँ बेटी देखकर डॉक्टर नहीं लगते हैं, क्योंकि ये दोनों पूरे दिन घर के अंदर रहती हैं और हमेशा दरवाजे खिड़कियां बंद रखती हैं, और सुबह वे किसी मंत्र का उच्चारण करती हैं और खिड़की के पास कौए के पंख से कुछ बांध रखा है। फॉर्म का एक कुत्ता था जो एक रात बहुत जोर से चिल्ला रहा था, इसीलिए फॉर्म बाहर निकली और देखा कि कुछ कौए निंग के घर की छत के चारों ओर घिरे हुए थे। अगले दिन सुबह उसका कुत्ता घर के पीछे मृत और खून से लथपथ मिला। ये सब बताते हुए फॉर्म रो पड़ती है। निंग उसे सांत्वना देती है और घर लौट आती है। घर लौटकर वह रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की वेबसाइट पर रात्रि के बारे में खोज करती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। तब क्वीन वहां आता है और पूछता है कि निंग क्या कर रही है। निंग सारी बात बताती है। क्वीन कहता है कि रात्रि रिटायर हो चुकी है, इसीलिए शायद उसकी कोई जानकारी यहाँ उपलब्ध नहीं है। निंग क्वीन से पूछता है कि उस टैटू का कोई खास मतलब है क्या, क्योंकि उसने डॉक्टर नुच के शरीर पर भी देखा था। क्वीन कहता है कि कोई खास बात नहीं, यह टैटू बहुत आम है। ये सब निंग को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वह अपने ऑफिसर दोस्त नॉट को फोन करती है और अपने किराएदारों के बारे में पता लगाती है। उस समय इंग पूल के किनारे तैर रही था तो उसने पूल के पास पड़े कौवे के पंख को देखा और उसे उठा लिया। रात हो चुकी थी। उनकी छत पर कौओं का एक झुंड घूम रहा था। उसी रात जब दोनों सो रहे थे, अचानक निंग को लगा कि कोई कमरे में घुस आया है। उसने देखा इंग भी उठकर बैठी हुई है। उसे सुलाकर जब दरवाजे पर नजर गई तो दरवाजा खुला था। उसे बंद करने गई तो अलमारी में किसी छाया को देखा। तभी उसके फोन पर आंटी फॉर्न का मैसेज आया, जिसमें साफ लिखा था कि भोर के वक्त रात्रि कुछ मंत्र पढ़े जा रही थी, और तभी उसने देखा कि फॉर्म के वीडियो रिकॉर्ड करते उसे देख लिया गया है। ये रात को देखकर निंग डर जाती है। उसने मैसेज कर पूछा कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह तुरंत बाहर निकल आई और देखा कि क्वीन कमरे में नहीं है। थोड़ी देर बाद क्वीन बाहर से आया और कहा कि कमरे में कोई चूहा घुस गया था, इसीलिए वह बाहर उसे फेंकने गया था। जब उसे किताब के बारे में पूछा गया तो क्वीन ने बताया कि उसने उसी किताब से उस चूहे को मारा था। किताब गंदी थी, इसलिए निंग ने उसे कूड़ेदान में फेंकने को कहती है, लेकिन दरवाजे के कोने से देखा कि क्वीन ने किताब फेंकी नहीं, बल्कि अपनी बैग में रखकर उसे लॉक कर दिया। इसी बीच आंटी फॉर्न का भेजा हुआ मैसेज भी अनसेंट हो गया। ये सब देखकर निंग का शक और बढ़ गया। अगले दिन सुबह निंग फॉर्न के घर गई, स्विंग बजाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तभी नुच बाहर निकली और बताया कि फॉर्न गांव के घर गई है, लेकिन निंग ने कहा कि फॉर्न का कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं रहता। नुच ने कहा कि वह ये सब नहीं जानती, बस वही कहा जो फॉर्न ने बताया था। निंग घर वापस आई और कमरे में जाकर टेबल पर रखा आईपैड चलाते देखा। उसे लगा शायद इंग चेयर पर बैठी है, लेकिन बार बार नाम लेकर बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। डर के मारे धीरे धीरे बढ़ी और देखा कि चेयर पर वही गुड़िया रखी है जिसे इंग ने जन्मदिन पर मंगाने की जिद की थी। गुड़िया को हाथ में उठाते ही वह बोली, थैंक यू बाबा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ये रिकॉर्ड सुनकर निंग बहुत डर गया, क्योंकि आवाज इंग की नहीं थी। ये गुड़िया क्वीन ने इंग को जन्मदिन पर दी थी। उस रात जब निंग सो रही था, बच्चे की आवाज सुनकर उसने सोचा कि शायद इंग सोते हुए बात कर रही है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वहाँ उस गुड़िया को देखकर डर के मारे वह चौंक गई। इसीलिए गुड़िया को लेकर ड्रॉयर में रख दिया। रात 3:45 पर कमरे का दरवाजा खुला और निंग ने देखा कि क्वीन बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा है। निंग उसका पीछा करने लगी, लेकिन गलती से आवाज कर दी। क्वीन बाहर नहीं गया। जब उसने कमरे का दरवाजा बंद किया तो उसकी अलमारी के सामने हैंगर में लटकी हुई जैकेट अकेले ही हिलने लगी। उसे रोकने के लिए जब वह आगे बढ़ी तो आईने में इंग के पास एक भयानक परछाई देखी, जिसे देखकर वह पूरी तरह डर गई। अगले दिन सुबह निंग ने इंग के सीने पर खरोंच के निशान देखे, जो बिल्कुल क्वीन के सीने के निशान जैसे थे। क्वीन ने भी इसे देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो निंग को बहुत अजीब लगा। आज हुई इस घटना की वजह से अगले दिन इंग जागकर इंतजार करने लगी। जैसे ही 3:45 हुए, उसने दरवाजा खोला तो देखा कि क्वीन नहीं है। क्वीन के बैग की लॉक चेक करके इंग उसके पीछे पीछे फ्लैट की छत पर पहुंची। छत पर पहुंचकर निंग ने जो देखा वह आंटी फॉर्न के वर्णन से बिल्कुल मेल खाता है। आसमान में कौवों की टोली घूम रही है और क्वीना हाथ में वह लाल किताब लेकर मंत्र उच्चारण कर रहा है। वह किताब में अपने मुंह घुसाए हुए विभिन्न प्रकार के मंत्र पढ़ रहा है।
जब निंग यह देखकर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा थी, तब उसकी कैमरे के सामने एक काला साया बार बार आ रहा था। फिर भी निंग रिकॉर्डिंग जारी रखे हुए थी। तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर एक भयानक आंख उभर आती है। निंग डर के मारे भागकर अपने कमरे में भाग जाती है। उसके तुरंत बाद क्वीना भी नीचे आ जाता है, ये देखने के लिए कि क्या निंग जगी है। अगले दिन बिना किसी को बताए निंग बैग से वह लाल किताब निकालती है और सीधे बाथरूम चली जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस किताब का हर पन्ना खाली है, उसमें एक भी अक्षर नहीं लिखा है। ठीक उसी समय क्वीना उसे बाहर से बुलाता है। किताब लेकर निंग बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए वह वहीं कहीं छुपाने का सोचती है। तभी वह बाथरूम के कोने में कैबिनेट के अंदर काला जादू का सामान देखती है, जिसमें कौवे के पंख और दूसरे चिन्ह हैं। इसे देखकर निंग शांत नहीं रह पाती और सीधे इंग के स्कूल जाती है। वहाँ वह देखती है कि रात्रि इंग के पास बैठी है और इंग उस लाल किताब में मुंह गाड़े हुए है। निंग अपनी बेटी को वहाँ से दूर करने के लिए भागता है, लेकिन जाकर देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। इंग तो अपने बैग को कंधे पर लेकर निकल रही है। निंग देखती है कि उसकी बेटी की गर्दन पर भी वही निशान है। वह बार बार जानना चाहता है कि क्या यह रात्रि ने किया है, लेकिन इंग कोई जवाब नहीं देती। इंग को बाहर खाने ले जाने का बहाना बनाकर वो उसे गाड़ी में बैठाकर घर के अंदर आती है अपने सामान पैक करने के लिए, लेकिन वापस आकर देखती है कि क्वीना गाड़ी में इंतजार कर रहा है। निंग क्वीना को समझाती है कि वह उन्हें इस सारी सबसे दूर रखे और यह भी बताती है कि उसने रात्रि को इंग के पास स्कूल में देखा था। क्वीना कहता है कि माँ, इंग को रात्रि कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। माँ कहने पर निंग पूरी तरह चौंक जाता है कि वो रात्रि को माँ कह रहा है। इसी बीच उनके बीच बहुत सारी नोकझोंक शुरू हो जाती है। जब क्वीना निंग पर हाथ उठाता है, तभी कुछ स्थानीय सुरक्षा गार्ड उसे रोक लेते हैं और निंग वहाँ से निकल जाती है। निंग सोचती है कि वह अपनी माँ के पास जाएगी, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि क्वीना पहले ही उसकी माँ के घर जाकर उन्हें खोज रहा है। इसलिए उस रात निंग अपनी बेटी के साथ होटल में रहती है, लेकिन इंग अपनी माँ के साथ रहना नहीं चाहती। बार बार वह अपने पिता के पास लौटने के लिए रोता रहती है और रोते रोते अचानक बोल उठती है, मैं पिता की मदद करना चाहती हूँ। निंग तब उससे पूछता है, कैसी मदद, मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। फिर भी इंग चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन सुबह निंग अपनी बेटी को घर पर छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है। वह अपने ऑफिस के दोस्त नॉट से मिलती है और नॉट से पता चलता है कि रात्रि ने अपनी असली पहचान गलत बताई है। ये वास्तव में नापापन नाम के किसी की आईडी कार्ड है। हालांकि उसके नाम पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी किसी की पहचान चोरी करना काफी संदिग्ध है। घर लौटकर निंग देखती है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है। वह जानती है कि उसका पिता उसे लेकर गया है। निंग सीधे घर जाती है, लेकिन वहाँ भी उन्हें नहीं पाता। तभी बिस्तर के किनारे लगे उस खून के दाग उसकी नजर में आता है। जब वह गद्दा हटाती है तो देखती है कि पूरे बिस्तर पर वही निशान बने हुए हैं जो खून से बनाए गए हैं और जहाँ कोई रस्म किया गया था। वहाँ से निंग अपने बंगले जाती है, जहाँ वह देखती है कि चारों ओर कौवों के पंख और वे निशान बिखरे हुए हैं। उस घर में कोई नहीं है। निंग तुरंत टॉम को फोन करती है और पूछता है कि रात्रि और वे लोग कब घर से निकले और वे अब कहाँ हैं। टॉम निंग को पिकअप करता है रात के घर जाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में निंग देखती है कि टॉम के सीने पर भी वही निशान बना हुआ है और उसके पास भी वही लाल किताब है। निंग खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसके सिर पर वार करता है और उसे एक सूटकेस में बंद कर ले जाता है। तभी 3:45 का अलार्म बजता है, मतलब उनकी प्रार्थना का समय हो गया है। हम वापस जाते हैं 11 साल पहले। ये बच्ची क्वीन की पहली संतान थी। आज उसका जन्मदिन है और सुबह सुबह वह अपने पिता को नींद से उठाकर उपहार खोलती है। ये वही गुड़िया है जिसे हमने इंग के पास भी देखा था, जो रिकॉर्डिंग करती है। थैंक यू बाबा, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वही रिकॉर्डिंग निंग ने उस दिन सुनी थी। क्वीन उसे तैयार करता है और उसके लिए नाश्ता बनाता है, लेकिन इसी खुशी के दिन जायर के साथ एक भयानक दुर्घटना होती है। नहाते समय गीजर का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि क्वीन हमेशा जायर के साथ रहता था, इसीलिए बेटी के इस तरह चले जाने को वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाया। जायर की मौत के बाद क्वीन उसी गुड़िया को जायर की तरह ट्रीट करता था। इस तरह उसके दिन बीतने लगे और वह धीरे धीरे पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया। अचानक एक दिन निंग सेल्समैन के रूप में उसके घर के सामने आ जाती है। निंग से मिलने के बाद क्वीन का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। फिर भी जायर की यादें उसके मन से नहीं जाती। एक दिन अचानक क्वीन ध्यान देता है कि इंग घर में किसी से बात कर रही है। वह यहाँ तक सुन पाता है कि जायर का नाम भी लिया जा रहा है।
क्वीन को ऐसा लगता है कि इंग में जायर की विशेषताएं एक एक करके उभर रही हैं। वास्तव में इंग बहुत पहले से इस घर में जायर की आत्मा को देख रही थी। वह जान जाती है कि उसकी बड़ी बहन थी। वे जब भी अकेले होते हैं बहुत सारी बातें करते और समय बिताते हैं। चूंकि इस घर में जायर के साथ बिताई गई यादें जुड़ी हुई थी, इसीलिए क्वीन कभी भी इस घर को किराए पर देने के लिए राजी नहीं होता था। यहाँ तक कि उस दिन सुबह भी क्वीन ने निंग को घर किराए पर देने से मना कर दिया था, लेकिन उसने फैसला बदल दिया क्योंकि रात्रि के पास आत्मा को देखने की शक्ति थी। वह देख सकती थी कि कहीं कोई आत्मा घूम रही है या नहीं। इसी कारण पहले दिन जब वह इस घर आई, उसने जायर की आत्मा को देखा था। ये बात उसने क्वीन को बताई और जायर के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर क्वीन पूरी तरह हैरान रह गया। तभी क्वीन के हाथ में वही लाल किताब आ गई। यही वजह थी कि क्वीन उन्हें घर किराए पर देने के लिए राजी हो गया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया कि वो उसकी उपस्थिति को समझती है। इसके बाद रात्रि से दीक्षा लेती है और उसकी बात के अनुसार रोज निंग के अनजाने में सुबह सुबह प्रार्थना करता है। किराया देने के बाद जिस दिन निंग फिर से उस घर गई, अंदर वास्तव में क्वीन ही था, इसीलिए निंग उसे देख न सके उसने खिड़की का पर्दा खींच दिया था। रात्रि ने क्वीन को बताया कि उसकी प्रार्थना करने से जायर की आत्मा को मुक्ति मिलने का समय आ गया है, लेकिन क्वीन जायर से मिलने के लिए बेचैन हो उठता है। उसकी बेचैनी देखकर वो उसे समझाती है कि जायर को अपने पास रखने का एकमात्र तरीका है कि जायर के लिए एक नया शरीर बनाया जाए, यानी इंग को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसकी आत्मा को उसी के अंदर स्थापित किया जा सके। ये सारी बातें आकर इंग को बताई जाती हैं और वह अपने माता पिता और अपनी मरी बहन की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। इसी कारण रात्रि द्वारा बताए गए सभी अनुष्ठान वह अपने घर पर निभाती है। उस दिन जब निंग ने उसे देखा था, क्वीन को पहले से इसका अंदेशा था और उसने यह बात रात्रि को भी बता दी थी। उस रात प्रार्थना करते समय क्वीन अपने चारों ओर कई लोगों को एक साथ पूजा करते देखता है और दूर एक छोटी लड़की को बैठा हुआ देखता है। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ता है, वह लड़की हवा में गायब हो जाती है। अगले दिन रात्रि इंग के स्कूल जाती है और उसके गले पर एक विशेष निशान बना देती है। होटल से ही इंग क्वीन को फोन करके बुलाती है। क्वीन होटल से सीधे अपार्टमेंट आता है, लेकिन नुच उन्हें उनके घर की बजाय आंटी फॉन के घर जाने को कहता है। क्वीन फॉन के घर चला जाता है ताकि निंग उन्हें ढूंढने आए और वापस लौट जाए। जब क्वीन नुच से फॉन के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि फॉन गांव चली गया है। फिर वे अपने अपने कमरों में लौट जाते हैं ताकि रस्म के बाकी हिस्से पूरे किए जा सके। रस्म पूरा करने के लिए इनके शरीर पर 3 जगहों पर वही निशान बनना जरूरी होता है, जिनमें से आखिरी निशान क्वीन को बनाना होता है। जब क्वीन नीचे आता है तो वह दरवाजे के पार एक छाया देखता है और सोचता है कि उसकी मरी आत्मा है, लेकिन वह कोई और होती है। तभी आंटी फॉन चुपचाप क्वीन के पेट में छुरा घोंप देता है। हालांकि वह खुद पूरी तरह होश में नहीं होती, क्योंकि उस पर रात्रि का नियंत्रण होता है। ये देखकर इंग बाबा को देखकर रोते हुए नीचे उतर आती है और रात्रि भी हाथ में एक डिब्बा लिए आती है, जिसमें वही गुड़िया होती है जिसमें उसकी 7 साल की बेटी की आत्मा बंद थी, जो पानी में डूबकर मर गई थी। तभी फिर से 3:45 का अलार्म बजता है और कहानी हमें 4 महीने पीछे ले जाती है, जब टॉम, नुच और रात्रि इस योजना के साथ इनके परिवार के पास आए थे। निंग का फ्लैट भी इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया था ताकि वह मजबूर होकर इस घर में आ जाए। जब रात्रि क्वीन के घर आई, उसने जायर की आत्मा की मौजूदगी को महसूस कर लिया था और यही कारण था कि निंग का विश्वास जीतना उसके लिए आसान हो गया था। इतने सालों से रात्रि ने अपनी बेटी की आत्मा को उस गुड़िया में कैद कर रखा था और अब वह उसे नया शरीर देना चाहती थी। उस दिन उसकी बेटी की आत्मा ने रात्रि को क्वीन के घर में देखा था। फिर रात्रि स्कूल जाकर इनको समझाती है कि कैसे एक ही शरीर में वह और उसकी बहन साथ रह सकती है, जैसे नापापर्ण के साथ रात्रि पिछले 50 सालों से रह रही है। उसका हाथ पकड़ते हुए रात्रि इंग को एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। ठीक 50 साल पहले जब रात्रि 18 साल की थी, उसके परदादा ने वही रस्म रात्रि के साथ किया था ताकि वह नापापर्ण के शरीर में जीवित रह सके। इंग में भी वह शक्ति है जिससे रस्म पूरा करके वह जीवन भर अपनी बहन को साथ रख सकती है। रात्रि कहती है कि बस इंग को अनुमति देनी होगी, फिर सब कुछ संभव हो जाएगा। लेकिन रात्रि की योजना यह थी कि इंग को धोखे से उसकी बेटी की आत्मा के लिए बलिदान किया जाए। रस्म के दौरान इंग पूछती है, तुम और नापापर्ण क्या सबसे अच्छे दोस्त थी? रात्रि जवाब नहीं देती, बस कहती है, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। इंग हैरान होकर पूछती है,
अगर तुम उसे जानती नहीं थी तो उसने तुम्हें अपने शरीर में क्यों रहने दिया? रात्रि मुस्कुराकर कहती है, उसने नहीं दिया, मैंने उसे मार दिया। ये सुनते ही इंग सब समझ जाती है। अब उसका शरीर भी सुरक्षित नहीं है। वह डरकर अपने पिता के पास भागती है और देखती है कि क्वीन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। नूच इंग को जोर से खींचकर अनुष्ठान वाले कमरे में ले जाती है। वहीं से शुरू होता है उनका दुष्ट अनुष्ठान। इस बीच मौका पाकर टॉम को मार दिया जाता है और नूच टॉम के फोन से संदेश भेजती है कि निंग की व्यवस्था कर दी गई है। अब वह पूछती है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। जवाब में उसे पता चलता है कि वे क्वीन के अपार्टमेंट में ही हैं, जहाँ क्वीन फॉर्म को मारने के बाद नूच को मारने की कोशिश करता है, मगर वह बच निकलती है। उसी समय निंग वहाँ पहुँचती है और देखती है कि कौओं का झुंड क्वीन के घर के चारों ओर मंडरा रहा है। वह भीतर घुसकर नीचे के कमरे में आग लगा देता है और रसम वाले कमरे की ओर बढ़ती है। अंदर पहुंचकर वह पूरी ताकत से रसम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई अदृश्य शक्ति उसे चारों ओर से घेर लेती है और उसे रोकती है, क्योंकि रात्रि के नियंत्रण में मौजूद आत्माएं अब निंग को बाधा बनकर रोक रही होती हैं। वह बेटी को दर्द से टड्ड छिपता देख वहां पास पड़ी उस गुड़िया को उठा लेती है जिसमें आत्मा कैद थी और उस पर हमला करती है। रात्रि की बेटी उसे रोकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन निंग के तेज वार से गुड़िया का सिर 2 हिस्सों में टूट जाता है और साथ ही रात्रि की बेटी की आत्मा भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। निंग बच्ची को गोद में उठाकर बाहर निकलती है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। एक ओर रात्रि, दूसरी ओर नूच और तीसरी ओर क्वीन का मृत शरीर। एक असहाय माँ की तरह निंग रात्रि से विनती करती है कि उन्हें जाने दे। तब रात्रि हंसते हुए कहती है कि अब इंग जीवित नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में उसकी बेटी की आत्मा आ चुकी है। वह निंग की ओर बढ़ती है, तभी ऊपर की छत टूटकर गिरती है। थोड़ी देर बाद जब रात्रि को होश आया, वह देखती है कि इंग सामने खड़ी है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी वापस आ गई है, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित होती है जब इंग बिना कोई समय गंवाए पहले नुच को और फिर रात्रि को मौत के घाट उतार देती है। दरअसल यह इंग नहीं है, बल्कि क्वीन की पहली बेटी जायर है। क्वीन ने मरने से ठीक पहले अपनी बेटी की आत्मा को देखा था और उसके माथे पर इस रस्म का आखिरी निशान बना दिया और कहा कि वह अपनी बहन की मदद करे, क्योंकि असली इंग ने अपनी बहन जायर की आत्मा को अपने शरीर में आने की अनुमति दी थी। इसीलिए रात्रि की बेटी की आत्मा को नई जिंदगी कभी मिल ही नहीं सकी और जायर को मिल गई। पुलिस घटनास्थल पर आती है और निंग उसकी बेटी को बचा लेती है। आगे चलकर निंग को अपने दोस्त नॉट की मदद से जायर यानी क्वीन की पहली बेटी, उसकी मृत्यु और क्वीन के अपनी बेटी के लिए गहरे प्रेम के बारे में पता चलता है, जो उसने कभी निंग से नहीं कहा था। फिर वह इंग के कमरे में जाती है और देखती है कि बिस्तर के नीचे एक पुरानी तस्वीर रखी हुई है। वह पूछती है कि यह तस्वीर उसे कहाँ से मिली। तभी इंग उसे आंटी कहकर पुकारती है। उसी पल वो समझ जाती है कि यह असली इंग नहीं है। वह खुद से पूछती है कि असली इंग अब कहाँ है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि जब जायर की आत्मा ने इंग के शरीर में प्रवेश किया था तब इंग का अस्तित्व पूरी तरह मिट चुका था। जिस बच्ची को बचाने के लिए निंग ने इतना संघर्ष किया, उसे खो देने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ती है और शरीर में मौजूद जायर बार बार उससे माफी मांगती है। अंत में निंग उसे गले लगा लेती है और बाद में यह दिखाया जाता है कि निंग अब जायर को लेकर अपनी माँ के पास लौट जाती है। वे सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। इंग को खोकर जरेनिया के रूप में पा लिया है और पहली बार जायर को एक सच्चे माँ के प्यार का एहसास होता है। यहीं से माँ बेटी की एक नई कहानी शुरू होती है और इसी के साथ हमारी आज की फिल्म समाप्त होती है।